दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर पीजे टाइटस आज आप लोग के सामने एक इंग्लिश वीडियो लेकर के आप लोग के सामने हूँ। ये है 10th क्लास बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो मैं यही कहूँगा कि जिसे हिंदी वीडियो पसंद है वो हिंदी वीडियो देख ले और जिसको इंग्लिश वीडियो पसंद है वो इंग्लिश वीडियो देख ले। हर वीडियो का मेरा हिंदी रहता है और इंग्लिश भी रहता है। तो ऊपर जो टाइटल एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जहाँ पर लिखा होगा वो इंग्लिश में रहेगा और हिंदी एक्सप्लेनेशन जहाँ पे लिखा होगा वो हिंदी रहेगा। तो जो आपको पसंद है और उसी को आप देख सकते हैं और जिस तरह से आप चाहते हैं। और चलिए आज हम इस अध्याय को और इस चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बहुत ही अच्छी एक लेख है जो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। एनी फ्रैंक जब 13 साल की उम्र में थी और तभी उसके पिताजी ने उसको एक गिफ्ट के रूप में, बर्थडे की गिफ्ट के रूप में उसको एक डायरी दिए थे। और जब वो 13 साल की उम्र में थी तभी की बात है और तब से वो डायरी लिखना प्रारंभ किया है। ये डायरी इतने उच्च विचार के है जैसे मानो कि 13 साल की लड़की नहीं बल्कि और हम जैसे कोई एक एडल्ट ने लिखा हो, इसी प्रकार इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस डायरी में ये एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। इसमें हमने जो लिया है हमारा 10th क्लास के लिए जो है, खास करके 20 जून 1942 सैटरडे का जो घटना है, इंसिडेंट है, उसी डेट में जो लिखे हुए हैं उसी में से एक एक्सेप्ट हमने लिया है और जो 10th क्लास के लिए उसको 10th क्लास की बुक में उसको दिया गया है। हालांकि पूरे 2 साल जो कुछ लिखी थी वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है। एक पर्टिकुलर डेट में जो घटना हुआ था और एक पर्टिकुलर डेट पे उसने जो लिखा था और उसी घटना को ही और हमारा ये 10th क्लास में उसको जोड़ा गया है। तो आइए हम थोड़ा बहुत उसके बारे में देखते हैं। ये स्टोरी एक यंग गर्ल जिसका नाम है एनी फ्रैंक, उसके ऊपर आधारित है। और ये स्टोरी विशेष करके उसका डायरी से रिलेटेड है। एनी एक ज्यूस गर्ल थी, एक ज्यूस लड़की थी। ज्यूस लड़की का मतलब है कि उसका जो धर्म है ज्यूस था। जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ, आप में से कोई हिंदू होगा और कोई मुसलमान होगा या तो फिर और कोई किसी डिफरेंट रिलीजन का होगा। तो यहाँ पे हम इस एनी एक ज्यूस गर्ल के रूप में हम उसको यहाँ पे देखते हैं और जो कि अपने आप को छुपाने के लिए नाजी से अपने आप को अवॉइड करने के लिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में ये काफ़ी इधर उधर अपने आप को छुपाने के लिए वो जाते थे और रहते थे। तो ऐसे परिस्थिति में वो अपना एक्सपीरियंस को, अपना अनुभव को और अपनी कहानी को जो कि वो शेयर करती है, उसका डिप्रेशन का स्थिति कैसा था, उसका
निराशा का स्थिति कैसा था, और ये सभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तकरीबन 2 साल तक ये जो कंडीशन उसके जीवन में आया और जो एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया, उस एक्सपीरियंस के बारे में ये यहाँ पे हमको बताते हैं। तो आइए हम कुछ विशेष घटनाओं को हम देखते हैं। जैसे कि ये पूरे चैप्टर को मैं करीब 6 भागों में बांट रखा हूँ। 6 मेन पॉइंट इसको दे रहा हूँ। उस मेन पॉइंट के बेस में मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट है कंडीशन ऑफ द कंट्री। दूसरा पॉइंट है कंडीशन ऑफ द ज्यूस। देन थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरी। फिर फोर्थ पॉइंट बैकग्राउंड ऑफ हर फैमिली। फिफ्थ पॉइंट हर नेचर इन द स्कूल। 6 पॉइंट इंसिडेंट विद द मैथ्स टीचर। इस प्रकार 6 भागों में मैं उसको डिवाइड किया हुआ हूँ। मतलब 6 मेजर पॉइंट को लेकर के आज क्या करेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात है, हम देखते हैं कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी देश की कंडीशन किस प्रकार है। अगर देश की कंडीशन के बारे में हम देखते हैं तो देश उस समय जो नाजियों के द्वारा चलता था। नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मेन लीडर जो है हिटलर है, और ये दूसरा विश्व युद्ध का समय का बात है। और उस दूसरा विश्व युद्ध में और जो सब घटना हो रहा था और हिटलर देश के लिए क्या कर रहा था, उसके बारे में बताया जाता है, वर्णन किया जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द हम देखते हैं कंडीशन ऑफ द ज्यूज। तो ये समय में जब हिटलर यहाँ पे शासन कर रहे थे, जब नाजी ग्रुप यहाँ पे और शासन कर रहा था, और उस दशा में इस कंट्री का कंडीशन कैसा रहा, और साथ ही साथ उस समय में ये ज्यूस का कंडीशन क्या रहा, यहूदियों का कंडीशन क्या रहा। हिटलर हमेशा ये चाहते थे कि जर्मन में आर्य लोग ही रहे, जर्मन आर्य जिसे कहते हैं, यानी शुद्ध जर्मन के लिए जो शुद्ध जो जर्मन वंशज है वही वहाँ पर रहे, वो यही चाहते थे। और यहूदी को प्रति उनके अंदर में एक बहुत बड़ी नफरत थी, और जिसके चलते तो सारे यहूदी जो भी जर्मनी में जो भी यहूदी लोग रहते थे, सभी को ढूंढ ढूंढ करके कंसंट्रेशन कैंप में ले लेते थे। केवल यहूदी नहीं बल्कि इजिप्शियन है और कुछ जो देश के अपाहिज लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी लेकर के वहाँ पर डालते थे। नाम तो था कंसंट्रेशन कैंप, जो कैंप 1933 से लेकर के उनके शासन के अंत 1945 तक ये चलता रहा। इस कैंप में लोगों को डालने का अर्थ ये है कि इसमें यातना दी जाए और लोगों को किलिंग किया जाए। और खास करके ये कंसंट्रेशन कैंप में यहूदी लोगों को अधिकतर रूप से डाल दिया जाता था, और यही कहा जाता है कि एनी का जो परिवार है, और सिवाय उसके पापा को छोड़ करके और पूरा परिवार जो है, और उसके माँ, 2 बहन, सभी इस कंसंट्रेशन कैंप के द्वारा ही मारे गए हैं, और यहाँ पे वो मर गए। तो यहाँ पे इसी प्रकार यहूदी लोगों को बहुत भयंकर रूप से यातना दिया गया, और यहूदी लोगों को इस कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके मार दिया गया। यहूदी लोग 100 की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पे मार दिया गया। तो उसी में एनी और उसके परिवार भी शामिल थे। तो जो डायरी उन्होंने लिखा था और उसको 1945 में पब्लिश किया गया था, प्राप्त किया गया था,
और उसके साथ 1947 के समथिंग में उसको पब्लिश भी किया था। तो ये सारे जो उसका जीवन का जो अनुभव है उसे हम इस डायरी में देखते हैं। अभी देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरी। डायरी उसके जीवन के लिए क्या महत्व रखता है, ठीक है। डायरी उसके जीवन के लिए क्या महत्व रखता है। डायरी को वो ऐसा कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब लोगों से बढ़कर के पेपर के पास क्षमता होती है। तो उसके द्वारा ये यही कहना चाहती है कि इंसान कभी भी बदल सकता है। दूसरी बात है, इंसान आपकी हर कही बातों को सुनने के लिए समय नहीं रख सकता है, पेशेंस धीरज नहीं रख सकता है। लेकिन एक पेपर आप जो भी लिखोगे वो सभी चीज को धीरज की तरह धीरजता से वो क्या कर सकता है, वो मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और साथ ही साथ जैसे इंसान बदल जाता है, एक पेपर कभी नहीं बदलता है। जब तक हम इंसान के साथ जो भी कुछ शेयर करते हैं, जब वो हमारे साथ अच्छी दोस्ती में है तब तक तो वो है, लेकिन जिस समय हमारा दोस्ती और उससे खत्म हो जाती है तो निश्चित रूप से हमने उसको जो भी हमारा फीलिंग्स को बताया है वो आगे चल करके किसी दूसरे के सामने उजागर करने का संभावना रहता है। तो उन दिनों में यहूदी लोगों को खास करके बोलने के लिए बहुत ही कम इजाज़त थी। वो अपना व्यू पॉइंट को नहीं रख सकते थे। अगर किसी भी तरह से उन्होंने कुछ कहा, उसका मिस इंटरप्रिटेशन होकर के ये यदि नाजियों के पास पहुंच जाता है तो भी परिस्थिति और भयंकर होती है। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ अपना दोस्त के लिए क्या किया, उन्होंने डायरी को चुन लिया। अपने खुद के जो विचार है, अपने खुद की जो भावनाएं हैं, वो सबको वहीं पर लिखना ही उन्होंने सही समझा। और साथ ही साथ इस डायरी को उन्होंने एक नाम भी दिया, जैसे हम इंसान को नाम देते हैं, जैसे हम किसी एनिमल को नाम देते हैं, ठीक ऐसे उन्होंने उसके लिए एक नाम भी दिया। उसको किटी के नाम से उन्होंने बुलाया है। तो अभी देखेंगे हम उसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। इस फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब हम देखते हैं तो वो यही कहती है कि वो अपना फादर को एक ऑनरेबल पर्सन के तौर पर लेती है। मतलब क्या कह सकते हैं, एक प्रशंसनीय व्यक्ति के रूप में ले सकती है। फिर साथ ही साथ वो ये कहती है कि जब उसके पापा 36 इयर्स के एज में थे तब उन्होंने एडिथ को शादी करी थी, और जो एडिथ उसके मदर थी। फिर उसके बाद 1926 को उसका बहन का जन्म हुआ था जिसका नाम है मार्गोट। फिर उसके बाद 12 जून 1929 को उसे एनी का जन्म हुआ था। ये सभी जर्मनी में रह रहे थे। 1930 जर्मनी में रह रहे थे और 1933 में उसके पापा जो है वो हॉलैंड की तरफ इमिग्रेटेड हो गए थे। फिर उसके बाद ये दोनों जो मार्गोट और उसके साथ उसके बहन, ये दोनों मिलकर के आकिन में उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी ग्रैंड मदर के पास रहा। फिर उसके बाद दिसंबर में दोनों के दोनों बहन मिलकर के मार्गोट की तरफ हॉलैंड की तरफ वो चले जाते हैं और वहाँ वो रहते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बोलती है इस स्टोरी में कि उसका ग्रैंड मदर जो है और उसके ग्रैंड मदर को बहुत चाहते थे। और साथ ही साथ ये उसका ग्रैंड मदर 1941 जो समर सीजन में क्या होता है कि
वो एक बीमार से ग्रसित हो जाती है और उसका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन 1942 जनवरी में और उसका डेथ हो जाता है। वो कहती है हर डेथ वाज ऑल द मोर ट्रबलसम। उसका डेथ जो है ये सब बहुत मतलब उनके लिए दुख के कारण था। और ये कहती है कि एनी का बर्थडे जब जब सेलिब्रेट किया गया, एट एनीज बर्थडे सेलिब्रेशन ए सेपरेट कैंडल वाज लिट फॉर द ग्रैंड मदर। तो प्रत्येक जब भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो एक अलग से कैंडल जो है अपने ग्रैंड मदर के नाम पे वहाँ पे जलाया भी जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि उसका स्कूल का एक्सपीरियंस के बारे में। जब वो हॉलैंड आ जाते हैं, हॉलैंड आने के बाद और वहाँ पे मॉन्टेसरी नाम का एक नर्सरी स्कूल होता है और उस नर्सरी स्कूल में उनको दाखिला दिया जाता है, मतलब वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे उनकी पढ़ाई शुरू होती है। तो जैसे जैसे वो 6th क्लास में आती है और वहाँ पे एक हेडमिस्ट्रेस है जिसका नाम है मिसेस कुपेरस, और ये उसको फेयरवेल देने का एक साल के अंत में एक प्रोग्राम होता है और अपने हेडमिस्ट्रेस के साथ का जो सेपरेशन है, मतलब दूरी है, और उसको जो विदाई लेने का जो समय है, ये बच्चों को सहन नहीं हो पाता है और ये बहुत रोना धोना जो है ऐसे एक स्थिति वहाँ पर होता है स्कूल में। ये एक मेमोरेबल डे उनके लिए था अपने टीचर के प्रति। फिर उसके बाद हम उसके क्लास का एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। जब हम उसके क्लास में आते हैं, मतलब तभी ये सभी उनके 6th क्लास के बच्चे सब मिल करके एक विषय पर विचार विमर्श करते हुए होते हैं कि इस साल कौन पास होगा। तो सभी एक दूसरे के साथ बैट लगा रहे हैं, तो सभी कोई कह रहा है हाँ मैं हो जाऊंगा, कोई तो कह रहा है डाउट कर रहे हैं। तभी एनी के बारे में आता है तो तभी एनी और यही करती है कि उसे मैथ सब्जेक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या पता मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसको होता ही नहीं था। जैसे मैं भी मैथ्स में बड़ा कमज़ोर हूँ, मेरा मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं है, तो ठीक ऐसे ही मैथ्स जो है उनका अच्छा नहीं होता था, तो इसलिए उसको डाउट था कि और शायद मैथ्स में मैं फेल हो सकती हूँ, इस प्रकार वो सोच रही थी। लेकिन जैसा भी है सभी दोस्त और इस प्रकार कहते थे, अपने ढाढ़स को बांधने के लिए एक दूसरे को कहते थे। जैसा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ऑल हैड बीन टेलिंग वन अनदर नॉट टू लूज हार्ट। किसी भी तरह से अपना हार्ट को लूज नहीं करना है, सब एक दूसरे के ढाढ़स बांध रहे थे। तो यहाँ पे करीब 9 टीचर थे इस स्कूल में जहाँ एनी पढ़ रही थी, और मिस्टर किसिंग जो है यहाँ पे वो मैथ्स पढ़ाते थे। तो एनी फ्रैंक जो है ये थोड़ी टॉकेटिव गर्ल थी और इसलिए उसको मैथ्स टीचर जो है थोड़ा मतलब नापसंद करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर वो थोड़ा सा उसको पनिशमेंट भी दिया करते थे, है। तो पनिशमेंट के रूप में उन्होंने उनको ऐसा लिख कह दिया कि तुम पनिशमेंट के रूप में एक चैटर बॉक्स नाम का एक ऐसे तुम लिख करके लाओगे। तो सोच रही है कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। फिर उसके बाद वो लिखती है, लिखते लिखते और वो इस प्रकार कहती है कि ये जो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं जरूर
इस टॉकेटिव नेचर को थोड़ा रोकने के लिए कोशिश करूंगी। लेकिन जबकि ये मेरे परिवार से आया हुआ एक गुण है, मेरी माँ भी टॉकेटिव है और उसी से ये मेरे जीवन में आया हुआ है, मतलब मेरी ब्लड में समाया हुआ है, तो कंप्लीट रूप से इसको छोड़ना भी मुश्किल है। ऐसे उन्होंने ये ऐसे को लिखा है। तो जैसे इस ऐसे को पूरी क्लास के सामने पढ़ा गया तो मिस्टर किसिंग जो है ये मतलब इसको पढ़ने के बाद और बहुत ही मतलब मुस्कुराए थे। फिर उसके बाद उन्होंने और एक ऐसे उनको लिखने के लिए दिया था जिसका नाम है इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जिसका नाम है इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो ये भी उनको पनिशमेंट के तौर पर दिया गया था, है ना। और इसमें खास करके ये भी उनके लिए पनिशमेंट था। और ये ऐसे को लिखने का जब टाइम आता है तब वो सोचती है कि वो कैसे लिखेगी। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वो अपने एक दोस्त है और जिस दोस्त का सहायता से, उस दोस्त का मदद से उन्होंने लिखा है एक पोएम के रूप में। उन्होंने क्या किया और इसी जो ऐसे को उन्होंने लिखा है। तो ये पोएम में क्या था कि वो ऐसा कह रहे थे, देयर वाज ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 ducklings. The ducklings were beaten to death by the father since they quacked too much. ये टीचर के प्रति भी ये जोक चला जाता है। उसमें यही कहती है, ये उन्होंने इस पोएम में इस तरह से लिखा कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वान थे और उनके डकलिंग जैसे बच्चे थे, है ना। और पिता जो है वो उनको इतना बुरी तरह से पीटते हैं, उनके मृत्यु होने तक पीटते हैं। और आखिरी में क्या हो जाता है कि इसलिए पीटते हैं कि वो ज़्यादा क्वाक क्वाक करते थे, है ना, क्वाक क्वाक करते थे। तो ये चीज़ जो है उस टीचर को ऑटोमेटिकली फीलिंग हो गया कि ये तो मेरे लिए ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो ये साबित करने के लिए चाह रही थी कि जो फादर डक जो है वो है टीचर और साथ ही साथ जो डकलिंग है वो चिल्ड्रन है। और उनके प्रति वो ज़्यादा क्वाक क्वाक करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं और इसलिए उनको क्या किया जाता है, पीटा जाता है। तो ये पढ़ने के बाद उसको पूरी क्लास के सामने इस पोएम को पढ़ा गया और उसके बाद फिर टीचर थोड़ा जो है अब मतलब कोमल हो गए, थोड़ा नरम हो गए। अब उसके बाद से उन्होंने आगे चल करके एनी को कभी पनिशमेंट नहीं दिया और उनको हर बात से छोड़ दिया। तो मतलब टॉक करने से छोड़ दिया और टॉक करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया। तो बच्चों और दोस्तों, मैं आपको फिर से यही सलाह देता हूँ कि आपको मेरा जो इंग्लिश वीडियो आने वाला है उसको आप देखना और मेनली इस बात को आप ही कभी नहीं भूलना कि ये कब लिखा हुआ था और कौन सी डेट का लेख को यहीं पे छापा गया था। तो वही फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि 20 जून है 1942 ऑन सैटरडे का जो पेज में जो लिखा था उसी को ही एग्जैक्ट करके लिया हुआ, उसी दिन का जो इंसिडेंट है, उसी दिन का जो घटना है उसको हमारा 10th क्लास में स्थान दिया गया है। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड